सबसे पहले बात करेंगे सानेहा हफीज सेंटर की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। 14 रुकनी कमेटी ने रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी। आतिशजदगी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करके इरसाल की गई है। इब्तदाई रिपोर्ट सिटी 42 ने हासिल कर ली है। आग शॉर्ट सर्किट से लगी, दीगर पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है सानेहा हफीज सेंटर की वजाहती और मुफस्सल रिपोर्ट 7 रोज में मुकम्मल की जाएगी। हफीज सेंटर के 6 फ्लोर, कुल दुकानों की तादाद 904 है। रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक हफीज सेंटर की 904 दुकानों में से 207 मुतासिर हुई हैं, 687 महफूज करार दी गई हैं। फोर्थ फ्लोर पर 134 दुकानों में से 73 मुतासिर हुई, 61 महफूज करार दी गई। थर्ड फ्लोर पर 143 दुकानों में से 73 जली, जबकि 70 महफूज रही। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि रिपोर्ट मंजरेआम पर आई है, रिपोर्ट तैयार की गई है। सेकंड फ्लोर की 126 दुकानों में से 57 मुतासिर हुए, जबकि 69 महफूज रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर की 100 दुकानों में से 4 मुतासिर हुए। ताज़ा तरीन रिपोर्ट तैयार की गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है राव दिलशाद हुसैन। राव बताइएगा। राव दिलशाद, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा, रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, क्या तफसीलात हैं? दिलशाद हुसैन से गालिबन राबता मुनक़ता हो गया है। राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि सानिया हफीज सेंटर के हवाले से रिपोर्ट मुरतब की गई थी। रिपोर्ट सिटी 42 को मौसूल हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि फर्स्ट फ्लोर की 100 दुकानों में से 4 मुतासिर हुई हैं, 96 को महफूज करार दिया गया। ग्राउंड फ्लोर की 186, बेसमेंट की 215 दुकानें महफूज रहीं। माहिरीन को आतिशजदगी की वजूहात का टास्क सौंप दिया गया है, जबकि 7 रोज में इमारत के काबिल इस्तेमाल होने का तयन किया जाएगा। नमूने बिल्डिंग मटेरियल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री को भेजने का फैसला किया गया है। आतिशजदगी के रेस्क्यू का रिस्पॉन्ड टाइम 6 मिनट रिपोर्ट किया गया। बात करेंगे एक बार फिर से, राबता बहाल हुआ है राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद हुसैन, बताएगा रिपोर्ट में क्या क्या बताया जा रहा है? राव दिलशाद से टेक्निकल वजूहात की बिना पर राब्ता नहीं हो पा रहा है। राब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। सानिया हफीज सेंटर की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। 14 रुकनी कमेटी ने रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी। आतिशजदगी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करके इरसाल की गई है। इब्तदाई रिपोर्ट सिटी 42 ने हासिल कर ली है। आग शॉर्ट सर्किट से लगी, दीगर पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है। दूसरी जानिब हफीज सेंटर के ताजरों ने हुकूमती इमदादी कैंप को मुस्तरद करते हुए सरकारी फॉर्म फाड़ दिए और हुकूमती इकदाम के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। बिल्कुल सख्त नारेबाजी भी की गई है। हफीज सेंटर के ताजरों ने हुकूमती इमदादी कैंप को मुस्तरद करते हुए सरकारी फॉर्म्स को फाड़ दिया है। जबकि आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से आपको बताएंगे कि रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। सिटी 42 ने रिपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली है। इस हवाले से आपको बताएं कि सानिया हफीज सेंटर की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई है, जबकि इब्तदाई रिपोर्ट अपनी कमेटी ने रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी है। आतिशजदगी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करके इरसाल की गई है और इब्तदाई रिपोर्ट सिटी 42 ने हासिल की है। जबकि यह बताया गया है रिपोर्ट में कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी, दीगर पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक सानिया हफीज सेंटर की वजाहती और मुफस्सल रिपोर्ट 7 रोज में मुकम्मल की जाएगी। हफीज सेंटर के 6 फ्लोर्स हैं, कुल दुकानों की तादाद 904 है। रिपोर्ट में बताया गया कि हफीज सेंटर की 904 दुकानों में से 207 मुतासिर हुई, 687 महफूज करार दी जा रही हैं। फोर्थ फ्लोर पर 134 दुकानों में से 73 मुतासिर हुई हैं, 61 महफूज रहीं। जबकि थर्ड फ्लोर के हवाले से आपको बताएं कि 143 दुकानों में से 73 जल गई, 70 महफूज रहीं। सेकेंड फ्लोर की 126 दुकानों में से 57 मुतासिर हुई, 69 महफूज रहीं। फर्स्ट फ्लोर की 100 दुकानों में से 4 मुतासिर हुई, 96 को महफूज करार दिया जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर की 186, बेसमेंट की 215 दुकानें महफूज रहीं। माहिरीन को आतिशजदगी की वजूहात का टास्क सौंप दिया गया है, जबकि बताया जा रहा है कि 7 रोज में इमारत के काबिल इस्तेमाल होने का भी तयन किया जाएगा। नमूने बिल्डिंग मटेरियल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री को भेजने का फैसला कर लिया गया है। एक बार फिर बात करेंगे हफीज सेंटर के ताजरों की। ताजरों ने हुकूमती इमदादी कैंप को मुस्तरद करते हुए सरकारी फॉर्म फाड़ दिए और हुकूमती इकदाम के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नबील रजा मलिक से। नबील, बताएगा क्या कहना था ताजरों का, क्यों इतने सीख पा नजर आए?
जी, मैं इस वक्त हफीज़ सेंटर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर ज़िले हुकूमत की जानिब से कैंप कायम किए गए हैं ताकि ताजरों से बयान हल्फी जमा करके उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन ताजरों की जानिब से जो ज़िले कैंप हैं उन पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है। आप लोग क्या कहेंगे इस कैंप्स के बारे में जो ज़िले हुकूमत की जानिब से कायम किए गए हैं? बस क्या कहें जी, मजबूरी है, फंसे हुए हैं, गवर्नमेंट के अंडर है। हमारी तो रिक्वायरमेंट ये थी कि ये हमें हमारी यूनियन को, हमारी इंतजामिया को हैंड ओवर कर दें। हम खुद इसको करेंगे, बहरहाल हमारी यूनियन कर रही है, जैसे वो डिसाइड करेंगे हम तय। लेकिन ये तो बड़ी जिल्लत वाला मामला है सारा। पहले फार्म लें, फिर फिल करें, फिर लाइनों में लगें। हमारी दुकानें जब तक ये आग लगी हुई थी कोई रोक नहीं रहा था। उस वक्त चोर भी गए अंदर तोड़ के, तो लोगों के लैपटॉप उठा के ले गए। उस वक्त तो गवर्नमेंट सोई हुई थी, रेस्क्यू वाले आपके अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थे। उनके पैप फटे हुए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पानी का प्रेशर ही नहीं था अंदर जाने का। इनकी गलती की वजह से आग फैली है सारी। मैंने अपनी आंखों से देखा, 3 दफ़ा मैं ऊपर गया हूँ, मेरी 4थे फ्लोर पर दुकान है, मेरे सामने वाली सारी लाइन जल गई है। हमने अपनी आंखों से देखा सारा, और खुद पैप पकड़ पकड़ के हमने मारे हैं उसमें। रेस्क्यू वाले थक के बैठ गए थे, उनके अंदर जान ही नहीं थी, ना उनके पास कोई ऑक्सीजन, ना एक मिनट ठहरे, ना उनके पास ऑक्सीजन की कोई चीज़ें थी, ना उनके पास अपने लिए ऑक्सीजन मास्क तक नहीं थे उनके पास। अच्छा, आप ये बताएं, जो ज़िले हुकूमत की जानिब से ये दिखाएं ज़रा, बयान हल्फी दिखाएं ज़रा। हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। हमें अपना प्लाजा एक्टिव किया जाए, प्लाजा ओपन किया जाए। हमें ये चीजें नहीं चाहिए। ये लॉलीपॉप है, ये सारे लॉलीपॉप हैं, ये सारे कमेटी खिलाड़ है। ये प्लाजा को फलाप करने की साजिश है सारी। कमेटी बना रहे हैं। ये कमेटी क्या कमेटी है? कोई कमेटी नहीं है। हमारा प्लाजा फौरी तौर पर इसको ना फौरी तौर पर खोलने की इजाजत दी जाए। हमें सिर्फ हमारा प्लाजा ओपन किया जाए, हम खुद इसको इंशाल्लाह ताला हम खुद इसको तैयार करेंगे। हमारे अंदर जज्बा कि यहाँ पर जितने भी हफीज़ सेंटर ठीक है, सीखपा नजर आ रहे हैं ताजिर और बर्फी भी फाड़ा जा रहा है। नबील रज़ा मलिक हमें तफसीलात से कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का तरजीही मंसूबा ताखीर का शिकार। फिरदौस मार्केट अंडरपास नाकिस हिकमत अमली और अफसर शाही की नजर हो गया। डेडलाइन के बाद भी मजीद 15 रोज गुजर गए, मगर मंसूबे का वर्क मुकम्मल ना हो सका। अंडरपास की सर्विस लाइनों पर ताहाल काम शुरू ना किया जा सका। सर्विस लाइनों में हायल तनसीबात की शिफ्टिंग सुस्त रवि का शिकार है। जिम्मेदार इंजीनियरिंग अमला और कॉन्ट्रैक्टर्स मीटिंग खेलने में मसरूफ हैं। अंडरपास की खूबसूरती का काम भी ताहाल मुकम्मल ना किया जा सका। सर्विस लेनों की तकमील ना होने से रिहायशी मुश्किलात का शिकार है। अंडरपास की बैरल की कारपेटिंग भी ना की जा सकी, जबकि सेंटर पॉइंट से फिरदौस मार्केट आने वाले रोड पर पत्थरों के ढेर लगे हुए हैं। कुछ रोज कबल एलडीए हुकाम ने काम मुकम्मल करने के लिए मजीद 15 रोज मांगे थे। अंडरपास की तकमील के लिए कोई नई तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया। जबकि डीजीएलडीए अहमद अजीज तार ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू भी की है। उनका कहना है कि अंडरपास को 31 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। डीजीएलडीए का कहना है कि प्रोजेक्ट मुश्किलात का शिकार हुआ, लेकिन अब तकमील की तरफ है। डीजीएलडीए अहमद अजीज तारड़ की सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू। उनकी जानिब से कहा गया कि प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार रहा, मगर अब काम शुरू हो चुका है। उनका कहना है कि अंडरपास को 31 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मजीद क्या कहना था, जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं फिरदौस मार्केट अंडरपास पे खड़ा हूँ, जो पंजाब हुकूमत का और बुज़दार सरकार का तरजीह मनसूबा है। और ये मनसूबा इस वक्त चौथे माह के बाद 5वें माह में पहुँच चुका है। 4 माह इसकी कॉन्ट्रेक्चुअल डेट थी, 3 महीने का वज़ीर आला ने टाइम दिया था। अब 5वें माह में बिल आखिर डीजीएलडीए अहमद को मौके पर आके बहुत सारे मामलात को देखना पड़ा है, और इसकी सुस्त रवि, थोड़ी सी ताख़ीर जो हुई है, उस पर क्या मामलात हैं। सर, अमूमन देखा यह जाता है कि ब्यूरोक्रेसी को ज़िम्मेदार करार दिया जाता है, और जो वज़ीर आला हैं वो भी अक्सर ब्यूरोक्रेसी से नाला नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअल मुहर्रकात को नहीं देखता। तो आज आप आए हैं, आपने बड़ी तफसीली मीटिंग की है, इससे पहले भी आप आते रहे हैं। आप मुहर्रकात को किस तरह देखते हैं कि इसमें क्या मुश्किलात हैं, कि अभी तो इसके कम्पलीशन की तरफ चले जाना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इंशाल्लाह ये देखें, डिले किसी भी प्रोजेक्ट में कई वजूहात से हो सकती है। तो इसमें जो ज़्यादा डिले आई ना, वो बारिशें, ह्यूज बारिशों की वजह से काफ़ी दरमियान में टाइम वेस्ट हो गया, और ये रोड के ऊपर, अंडरपास के नीचे, साइडों के ऊपर स्लश सी क्रिएट हो गई थी। तो वो टेक्निकली उसको देखना, उसको रिमूव करना, वो टाइम कंज्यूमिंग काम था। तो अभी माशाल्लाह ये इसकी पेस ठीक है। हमने बैठ के सारा रिव्यू कर लिया है, एक एक आइटम को, एक एक चीज़ को तफसीलन देखा है। तो ये अब हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला, ये इंजीनियर्स हमारे साथ हैं, कंट्रैक्टर्स भी मौजूद हैं, तो ये 31 अक्टूबर को इसको हर तरह से मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोल देंगे।
सर आज आप थोड़ा सा बरहम भी नज़र आए, आपको कौन से इश्यूज थे जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा इनको सख्त अल्फाज में समझाना पड़ा कि इस प्रोजेक्ट को क्लियर करें? वो काफ़ी सारे इश्यूज इंटरनल होते हैं, जैसे कंट्रैक्टर के कुछ इश्यूज थे, कुछ इंजीनियर्स के थे, कुछ हमारे फाइनेंशियल मैटर्स के इश्यूज थे, वो सारे हमने देखे हैं। तो वो उनको काफ़ी डिटेल में हमने रिव्यू किया है। तो मकसद यही है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। एक प्रॉब्लम हमने देखी है जिसमें आपका एलडी का कसूर नहीं है, लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसका अवार्ड बहुत लेट सुनाया और 2 महीने पहले इसकी सर्विस लेने का काम शुरू हो जाना चाहिए था। वो आज तक आप अवार्ड की वजह से तखीर के शिकार रहे। क्या आप समझते हैं कि इसमें आपको या आपके इदारों को कोई बरवक्त किरदार अदा करना चाहिए था, या ये एक रिवायती अमल था जिसको तखीर के शिकार कर? नहीं, असल में ना ये चूँकि अब कोई भी मामला सीधा नहीं रहा, उसमें काफ़ी पेचीदगियाँ आ जाती हैं। बोर्ड ने भी अपने तौर पे इसको डिले नहीं किया, उसमें काफ़ी प्रोसीजर के इश्यूज थे। प्राइस असेसमेंट 2-3 दफ़ा वो करनी पड़ी, इसकी मेजरमेंट्स दोबारा करनी पड़ी, तो डिले एज सच नहीं हुआ। वो अब अगर आप तफसील भी देखेंगे तो डे टू डे बेसिस पे काम होता रहा है। सर एक अब चूँकि प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहा है तो इसकी थोड़ी सी खूबसूरती पे बात करें कि इसकी खूबसूरती कैसे होगी, क्योंकि हमारे देखने वाले ये भी देखते हैं कि जब वो अंडरपास से गुजरेंगे इसकी एलिवेशन कैसी होगी, इसके अंदर क्या आप खूबसूरत फीचर ऐड कर रहे हैं। अगर कोई 1-2 मिनट उस पर आप रोशनी डालें तो वो सुनने वालों के लिए अच्छा। जी, इसका जो इंटीरियर डेकोरेशन का प्लान तकरीबन फाइनल स्टेज के ऊपर है, वो हम 1 आध दिन में फाइनल कर लेंगे। तो इसको अंदर से इंशाल्लाह ये खूबसूरत नज़र आएगा, लाइटें भी होंगी, बाकी इसमें अच्छी चीज़ें होंगी देखने। और डिज़ाइन पे जो कहा जा रहा है कि कलमा और दुरूद शरीफ रखा जाएगा, उसके बारे में कोशिश तो यही है, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि फ़ाइनल क्या करना है उसमें। अच्छा सर, एक लाहौर के रहने वालों को आप बता दें कि वो कब तक, आपने तो 31 अक्टूबर डेट थी, लेकिन जो अब उनको आप हतमी तौर पे ज़ाहिर बात है मनसूबा है, तख़ीर हो जाती है, उसमें लोगों को सब्र तहम्मुल के लिए भी बारहा इदारे की तरफ से कहा जाता है। आप कोई ऐसा मैसेज देना चाहें ताकि लाहौर के रहने वाले ज़रा अब इस मनसूबे के वाले से जो मुश्किलात का शिकार हैं उनको अजाला हो सके? जी, पहली बात तो ये है कि ये देखें, लाहौर की लोगों की आसानी के लिए, सहूलत के लिए ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था। अगर उसमें लोगों को तकलीफ़ हुई है तो LDA मजमूई तौर पे उनसे माजरत खा है, और ये डिले जानबूझ के नहीं हुई। दिन रात आपने देखा है, ईद के ऊपर हम रात को आके यहाँ पे देखते रहे हैं, काम होता रहा है और काम करते भी रहे हैं। किसी भी लम्हे के ऊपर रुकावट दरमियान में नहीं, ना काम रुका है। बारिशों की वजह से अगर 2 दिन काम रुकता था, सारा दिन लोग ये कंट्रैक्टर और इंजीनियर्स की टीम लग के पानी निकालते थे, स्लश को ठीक करते थे, फिर काम शुरू करते। तो अभी हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह ताला ये इंजीनियर्स ने और कंट्रैक्टर ने कमिटमेंट दी है कि ये 31 अक्टूबर को इसको हर हाल में मुकम्मल करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। DG LDA अहमद अजीज तारा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ही जवाब दिए और हर सवाल। ठीक है दुर्रा नायाब, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि लेस्को की जानिब से अल रहीम गार्डन मनावा के नक्शे में टेम्परिंग और शोबा प्लानिंग के अफसरान के जाली दस्तखत और मोहरें लगाकर बिजली देने का स्कैंडल मंजरेआम पर आ चुका है। स्कैंडल मंजरेआम पर आया है। लेस्को की जानिब से अल रहीम गार्डन मनावा के नक्शे में गार्डन GT रोड मनावा को गैर कानूनी तौर पर बिजली देने का स्कैंडल मंजर आम पर आया है। इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात की गई हैं उसमें यह बात सामने आई कि बिलाल कॉलोनी सब डिवीजन के ऑफिसर्स की मिली भगत से शोबा प्लानिंग हेड क्वार्टर से नक्शा निकाला गया और उसमें अल रहीम गार्डन का वो इलाका जहां पर मंजूर शुदा बिजली नहीं है तो उसको टेम्परिंग की गई और नक्शा निकालने के बाद ना सिर्फ उसमें एक्सटेंशन करके नया नक्शा जो है उसको तैयार किया गया, बल्कि वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं जिसमें डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग और असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग शामिल हैं, इनके जाली दस्तखत भी किए गए और जाली दस्तखत करने के बाद जो नक्शा तैयार किया गया उसकी बुनियाद पर अल रहीम गार्डन को गैर कानूनी तौर पर 11 के करीब जो बताया गया है कि पोस्ट लगाकर बिजली फ्राहम की गई। जब यह बात आला अफसरान के नोटिस में आई तो उनकी जानिब से मज़कूरा जो कनेक्शन दिए गए थे उनको मुनक़ता किया गया है और SDO बिलाल कॉलोनी सब डिवीजन सिराजुद्दीन काकड़ को मुअत्तल कर दिया गया है। अब तहकीकात जो हैं वो शोबा M&S के सुपुर्द की गई हैं, जिनके डायरेक्टर आमिर यासीन इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि शोबा प्लानिंग से किस तरह नक्शा निकाला गया, किस तरह टेम्परिंग की गई और किसकी बुनियाद पर जाली दस्तखत किए गए और जाली दस्तखत के बाद जो दस्तावेज आई गई उसकी बुनियाद पर ये बिजली। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि सर्विसेज अस्पताल का रेडियोलॉजी टावर फाल होते ही पहली चोरी हो गई। चोर रेडियोलॉजी टावर के बाथरूम से टूटियां उतार कर ले गए। अरबों से तैयार होने वाला रेडियोलॉजी टावर सिक्योरिटी से भी महरूम है। रेडियोलॉजी टावर को फाल किया गया लेकिन सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं किया गया। बात करेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी बताएगा आखिर टूटियां ही चोरी कर दी थी।
जी, सर्विसेज अस्पताल का रेडियोलॉजी ब्लॉक जिसको अरबों रुपए की लागत से तैयार किया गया और इसको फाल भी कर दिया गया है। ये जदीद तरीन जो इक्विपमेंट है उसका हामिल ये रेडियोलॉजी ब्लॉक है, जिसमें तमाम तर जदीद रेडियोलॉजी की मशीनरी नस्ब की गई। लेकिन ये बिल्डिंग फाल होते ही इसके जो वॉशरूम्स हैं उनकी टूटियाँ चोरी कर ली गई हैं। जी हाँ, ये वॉशरूम्स इनको ऑपरेशनल किया गया था, इसके साथ ही इनमें जदीद और महंगी जो सैनिटरी फिटिंग्स थी वो की गई थी, लेकिन ये टूटियाँ चोरी हो गई हैं और अभी तक इंतज़ामिया या यहाँ पे सिक्योरिटी जो है उसका सुराग लगाने में नाकाम है कि ये चोरी जो है वो किस तरह हुई, क्योंकि कोई भी इस बिल्डिंग को फाल करने के बाद इसका कोई मरबूत जो सिक्योरिटी निज़ाम है वो मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से ये रेड ब्लॉक में पहली चोरी है जो हुई है। अफसोस का मकाम है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। दिल दहला देने वाले सानिया हफीज सेंटर भी अस्पतालों की इंतजामिया को बेदार करने में नाकाम रहा। जिन्ना अस्पताल में इमारत के गेट 4 के 4 हंगामी अखराज बंद हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है बसाम सुल्तान। बसाम बताएगा, अखराज बंद है, अगर इमरजेंसी आ गई तो कहाँ से जाएंगे? जी बिल्कुल, दिल दहला देने वाला अफसोसनाक सानिया हफीज सेंटर जो हस्पतालों की इंतज़ामिया है उसको बेदार करने में जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं कायदे आज़म के नाम पर कायम जिन्ना हस्पताल में मौजूद हूँ। शहर के बड़े हस्पतालों में जो है वो इसका शुमार होता है और जब इसकी मेन बिल्डिंग को जो है वो तामीर किया गया तो इसके अतराफ़ में जो है वो 4 हंगामी अखराज जो है वो बनाए गए ताकि बलाई मंजिलों पर काम करने वाले जो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, इसके साथ साथ जो मरीज़ इलाज मुआवजा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं वो किसी भी नागहानी सूरत हाल के अंदर जो है वो इन हंगामी अखराज से जो है वो इवैक्यूएट कर सकें। मगर जो मेन बिल्डिंग है इसके अतराफ़ में चारों के चारों जो हंगामी अखराज हैं वो मुकम्मल तौर पर इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो बंद किए जा चुके हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये मेरे पीछे एक हंगामी अखराज मौजूद है जिसकी सीढ़ियों पर जो है वो इस वक्त स्टोर का माल रखा हुआ है। मुख्तलिफ जो नाकारा मशीनें हैं, जो बेड्स हैं और इसके साथ साथ दीगर जो अशियाँ हैं वो रख के जो है वो इन हंगामी अखराज को जो है वो बंद किया गया है। ना सिर्फ एक बल्कि हस्पताल के चारों हंगामी अखराज जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। किसी भी नागहानी सूरत हाल के अंदर जो है वो किसी किस्म का एमरजेंसी एग्ज़िट जो है वो जिन्ना हस्पताल की मेन बिल्डिंग में मौजूद नहीं है। साथ ही साथ अगर आप हस्पताल के अंदर देखें तो किसी किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर्स भी जो है वो नज़र नहीं आ रहे। जो सानिया हफीज सेंटर हुआ उसके अंदर। ठीक है बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने अपने हल्के के लिए 3 अरब 80 करोड़ से जायद के फंड्स मांग लिए। विफाक की जानिब से पंजाब हुकूमत को असद उमर के हल्के के लिए फंड्स देने की सिफारिशात पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी गई। जी हाँ, सिफारिशात इरसाल कर दी गई हैं। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने अपने हल्के के लिए 3 अरब 83 करोड़ रुपए के फंड्स मांग लिए हैं। विफाक की जानिब से पंजाब हुकूमत को असद उमर के हल्के के लिए फंड्स देने की सिफारिशात इरसाल कर दी गई हैं। सिफारिशात हैं जो कि इरसाल की गई हैं। विफाकी वजीर असद उमर ने अपने हल्के के लिए 3 अरब 83 करोड़ रुपए के फंड्स मांग लिए हैं। विफाक की पंजाब हुकूमत को असद उमर के हल्के के लिए फंड की सिफारिशात, फंड्स के इजरा पर सिफारिशात महकमा खजाना PND बोर्ड को इरसाल की गई हैं। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि 3 अरब 83 करोड़ के फंड्स देने के लिए ऐवान वज़ीर आला को आगाह कर दिया गया। असद उमर के हल्के में तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे, ये कहा जा रहा है। हल्के में रोड सेक्टर समेत बेशतर दीगर प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे, ये भी बताया जा रहा है। अली रामेन हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। अली बताएगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 अरब 80 करोड़ से जायद रकम। जी बिल्कुल, ये वफाकी मिनिस्टर हैं उनके हल्के में फंड देने के लिए ये असम्बली की तरफ से PND बोर्ड को महकमा दी गई थी। तो उसी पर अब ज़राए ने बताया कि महकमा PND बोर्ड की तरफ से, क्योंकि एक ये एडिशनल डिमांड है, अजाफी फंड मांगेंगे, उसके लिए PND इसकी अप्रूवल शुरू की है। तो इसके लिए PND बोर्ड ने फौरी तौर पर इसके लिए बजट जो है वो रिलीज किया जाए। तो इस पर अब ज़राए ने बताया कि क्योंकि एडिशनल डिमांड है तो एडिशनल डिमांड को सप्लीमेंट्री ग्रांट के ऊपर रिलीज करने के लिए ऑस्ट्रेटी मैयर्स की जो कमेटी बनाई गई है उनमें इसको भेजा जाएगा ताकि वहाँ पर इसकी अप्रूवल हो। तो ये इससे पहले भी मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी प्रपोजल भेजी गई थी और वफाकी मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से बजट जो है वो सिर्फ उनके हल्के में डेवलपमेंट सेक्टर के लिए वो वहाँ पर मुख्तलिफ सेक्टर के जो रोड सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर, ठीक है, डेवलपमेंट सेक्टर के हल्के के लिए तरक्याती कामों के लिए फंड्स मांगे गए हैं। बहुत शुक्रिया अली राम।
आईजी पंजाब इनाम गनी से ब्रिटिश वफ्द ने मुलाकात की। रूल ऑफ लॉ, रिफॉर्म प्रोग्राम और काविशों पर तबादला ख्याल किया गया। ब्रिटिश वफ्द ने प्रोजेक्ट्स और उनकी कारकर्दगी बारे आगाह किया। रूल ऑफ लॉ रिफॉर्म्स एक मुफीद प्रोग्राम है। आईजी पंजाब की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। रिफॉर्म प्रोग्राम के ताउन जारी रखेंगे, इनाम गनी ने यह भी कहा। जबकि आईजी पंजाब कहते हैं पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फरोग दे रही है। महकमा बल्दियात ने स्मोक की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड कायम कर दिया। सूबे भर से रोजाना की बुनियाद पर ऑनलाइन रिपोर्ट्स वसूल की जाएंगी। तफसीलात जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान, बताइएगा। महकमा बल्दियात पंजाब की जानिब से स्मोक की मॉनिटरिंग के हवाले से डैशबोर्ड कायम कर दिया गया है और अब एंटी स्मोक सरगर्मियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात की हदायत पर उनकी मंजूरी के बाद स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात बाबर अमान बाबर की जानिब से नोटिफिकेशन और हदायतनामा जारी किया गया है। इस हदायतनामे के मुताबिक कूड़ा जलाने वाले और इसके अलावा जो फसलें जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट्स रोज़ाना की बुनियाद पर जमा करवानी होंगी। इसी तरह सड़कों और गलियों में जो पानी का छिड़काव होता है उसकी रिपोर्ट जमा करवानी होंगी। जितनी FIRs आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ करवाई जाती हैं, उनको कितने फ़ाइन्स किए जाते हैं, इनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हुए जो रिपोर्ट्स हैं रोज़ाना की बुनियाद पर उस डैशबोर्ड पर जमा होंगी। इसके अलावा जो तमाम तस्वीरें हैं वो वक्त और तारीख के साथ वहाँ पर जमा करवाई जाएंगी। DG लोकल गवर्नमेंट की ये ड्यूटी लगाई गई है कि वो इसके लिए तमाम मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ की सरगर्मियों पर नज़र रखेंगे, जबकि जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है वो इन सरगर्मियों पर अमल दरामद करवाने के जिम्मेदार होंगे। इस हवाले से मुफस्सल हदायतनामा तमाम। ठीक है रेहान गुल, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर हैं। गणपत रोड में झंडियां, बैजेस, पगड़ियां, नालैंड के बैजेस की फरोख्त जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे ज़िशान सफदर से। जी ज़िशान, बताएगा सजावटी सामान खरीदने में लोग मसरूफ हैं। बिल्कुल, ईद मिलादुन्नबी की आमद है और इस हवाले से तमाम मुसलमान पुरजोश दिखाई देते हैं। कुछ सामान खरीदते हैं, घरों को सजाते हैं, गलियों को सजाते हैं और इन सजावट का जो ये सामान है ये गणपत रोड यहाँ पे मशहूर है और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस कदर रश दिखाई दे रहा होगा। मेरा कैमरामैन अली अब्बास आपको दिखाएगा। ये वो बाज़ार है जहाँ से ईद मिलादुन्नबी के हवाले से सामान जो है वो मिलता है, फ़रोख्त किया जाता है। यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से लोग इस बड़े बाज़ार में पहुँच रहे हैं। यहाँ पे नालैन मुबारक, इसके साथ साथ झंडे हो गए, झंडियाँ होगी, घरों को सजाने का सामान हो गया, इसके साथ साथ लाइट्स होंगी। उन तमाम चीज़ों को यहाँ पे ख़रीदने के लिए लोग जो है कतार दर कतार यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नालैन मुबारक के और रोज़े का जो है यहाँ पे बैजेस वगैरह रखे हुए हैं। ये नौजवान खरीद रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। मुझे बताइएगा आप यहाँ पे किस सिलसिले में आए हैं और ईद मिलादुन्नबी को किस तरीके से मनाएंगे? जी, मैं यहाँ जश्न ईद मिलादुन के सिलसिले के लिए आया हूँ। उसके जश्न मनाने के जो ना तरीके से हर तरह की अपनी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बैच वगैरह लेंगे अपने जोश के साथ, बलबले के साथ। इंशाल्लाह हजूर का मिलाद मनाते रहेंगे, आप भी मनाएं इंशाल्लाह, आप भी मनाएंगे इंशाल्लाह, क़यामत तक मनाते रहेंगे। आप ये दुकानदार भाई हैं, ये इनके बारे में यही मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल मुनासिब रेट में इन्होंने ये चीज़ें लगाई हुई हैं। कोई यहाँ पे कोई बहस वाला मामला नहीं है। हम इसी तरह चीज़ें उठाते हैं, बिल करते हैं, चले जाते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं लोग पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मुख्तलिफ स्टॉल्स पे रश दिखाई दे रहा है। कोई अपने घरों को सजाने के लिए सामान खरीद रहा है तो ठीक है ज़िशान सफदर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। दरामद के हवाले से अवाम का मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से बनाए गए SOPs पर अवाम की तरफ से खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी का सिलसिला भी जारी है। जबकि पब्लिक प्लेसेस, अस्पताल, मार्केट्स, तमाम जगहों पर कोरोना SOPs पर इंतजामिया अमल दरामद करवाने में बुरी तरह से नाकाम है। आइंदा आने वाले चंद माह के लिए अगर अवाम की जानिब से एहतियात ना की गई तो मुल्क में कोरोना वायरस दोबारा अपने कदम जमा लेगा। जबकि अवाम को चाहिए कि कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करे, अमल पैरा हो, ताकि मुल्क को दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाने से बचाया जा सके। जी हाँ, गवर्नमेंट को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने पर इंतजामिया की जानिब से सख्ती करवाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो भी इकदाम कर रही है, जो भी गवर्नमेंट के इदारे जो दिन रात इस जो है वो क़यामत से इस तरह के मामला से निकलने की हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट के अकेले काम करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम उनके साथ ना दें। इसमें मास्क लगाने से काफ़ी बंदों को सांस की प्रॉब्लम भी हो चुकी हुई है इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि सांस सही लिया नहीं जाता आवाम को। तो
क्या करे गरीब आदमी, अब क्या करे, रोटी भी तो उसने कमानी है। मोस्ट ऑफ पीपल जो हैं वो हमें से यही कहते हैं जी ये हुकूमत डराती है, लोग ऐसे डराते हैं, कोरोना कुछ भी नहीं है। कुछ इलिटरेट पीपल जो है वो तो ये यहाँ तक कहते हैं कि जी दिखाएं हमें किधर है कोरोना। पब्लिक को तो मेरा इतना सख्त मैसेज है, ये प्यार से समझने वाली कौम नहीं है। इन्होंने कान फड़ा तो जुतियाँ लाओ, तो मास्क पा जाकर। लगता है कोरोना दिखाना ही पड़ेगा। कोरोना के बाहर जारी है। डिप्टी एयरपोर्ट मैनेजर मोहम्मद अनवर जिया की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी मजबूत आ गई। सिविल एविएशन हुक्काम ने एयरपोर्ट पर कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी। लाहौर एयरपोर्ट के डिप्टी एयरपोर्ट मैनेजर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मोहम्मद अनवर जिया को फौरी तौर पर क्वारंटीन कर दिया गया। डिप्टी एयरपोर्ट मैनेजर के साथ काम करने वाले दीगर एहलकारों के भी कोरोना टेस्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। जबकि दूसरी जानिब अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इकदाम सख्त कर दिए गए हैं। एक से ज्यादा विजिटर पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हुकूमत पाकिस्तान के अहकाम के तहत कोरोना वायरस से बचने के लिए जरूरी हिदायतनामा जारी कर दिया है। खेल के मैदान से खबर है। इम्तियाज अली ताज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मैच में मॉडल टाउन क्लब ग्राउंड पर पैरागॉन क्लब और बोस्तान जिमखाना की टीमें आमने सामने हैं। पैरागॉन क्लब की दावत पर बोस्तान जिमखाना की बैटिंग इस वक्त जारी है। बिल्कुल, बैटिंग के मनाजिर भी आप देख सकते हैं। एक जानिब बॉलिंग का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब बैटिंग की जा रही है। इम्तियाज अली ताज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मैच में मॉडल टाउन क्लब ग्राउंड पर पैरागॉन क्लब और बोस्तान जिमखाना की टीमें आमने सामने हैं। पैरागॉन क्लब की दावत पर बोस्तान जिमखाने की बैटिंग का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 हाफिज शहबाज अली से। जी हाफिज शहबाज। आज इस वक्त आप मौजूद हैं लाहौर के मॉडल टाउन क्रिकेट ग्राउंड में और यहाँ पर आज इम्तियाज़ अली ताज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में अहम मैच खेला जा रहा है, जिसमें पैरागॉन क्रिकेट क्लब और उसके साथ साथ बोस्तान जिमखाना की टीमें आमने सामने हैं। अगर हम इम्तियाज़ अली ताज की बात करें तो इम्तियाज़ अली ताज उन चंद क्रिकेटर्स में उनका शुमार किया जाता है जिन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रखी है। जब मुतहदा हिंदुस्तान था तो वो वहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे और उसके बाद पाकिस्तान में आकर भी उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और अव्वलीन जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स थे पाकिस्तान के उनमें उनका शुमार किया जाता है। उनकी याद में ये टूर्नामेंट करवाया जाता है। आज इस टूर्नामेंट के लीग मैच खेला जा रहा है और इस वक्त बोस्तान जिमखाना की बैटिंग जारी है और उन्होंने 36 रन बनाए हैं और उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। इस टूर्नामेंट में शहर की 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4-4 के 8 ग्रुप में तकसीम किया गया है। लीग ग्रुप में लेके अख्ताम पर क्वार्टर फाइनल होंगे, उसके बाद सेमीफाइनल और फिर फाइनल करवाया जाएगा। आज इस वक्त इस टूर्नामेंट में जो दोनों टीमें जो खेल रही हैं, जो टीम इस मैच में कामयाबी हासिल करेगी वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। जी बिल्कुल, अहवाल बता रहे थे क्रिकेट मैच का हाफिज शहबाज, हमें तफसीलात से आ कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि मैच इस वक्त जारी है और मैच में दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। इम्तियाज़ अली ताज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के लीग मैच है जिसमें मॉडल टाउन क्लब ग्राउंड पर पैरागॉन क्लब और बोस्तान जिमखाना की टीमें आमने सामने हैं। थाना शादरा में लीगी रहनुमाओं के खिलाफ FIR का मामला है। सेशन अदालत में कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अबूरी दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद आसिफ की अदालत में दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने 7 नवंबर को शाहदरा पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर गुजरावाला जाते ट्रैफिक ब्लॉक करने का इल्जाम था। इस हवाले से आपको बताएं कि सेशन अदालत में कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अबूरी दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद आसिफ की अदालत में दरख्वास्त दायर की गई। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।